विद्यार्थियों, आज हम दो बैलों की कथा आगे बढ़ाते हैं। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि हीरा और मोती भरपेट खा करके फिर आपस में खेल रहे थे, एक दूसरे से सिंग लड़ा रहे थे। एक ने दूसरे को गिरा दिया था, दूसरे को गुस्सा आ गया था। पाला समझ गया कि खेल जो है अब झगड़ा में बदल रहा है, इसलिए वो किनारे हट गया। उसका आगे की कथा देखते हैं। अरे यह क्या, कोई सांड डॉकता चला आ रहा है। हाँ, सांड ही है। वह सामने आ पहुंचा। दोनों मित्र बगलें झांक रहे हैं। सांड पूरा हाथी है, उससे भिड़ना जान से हाथ धोना है, लेकिन न भिड़ने पर भी जान बचती नहीं नजर आती। इन्हीं की तरफ आ भी रहा है। कितनी भयंकर सूरत है। मोती ने मूक भाषा में कहा, बुरे फंसे, जान बचेगी, कोई उपाय सोचो। हीरा ने चिंतित स्वर में कहा, अपने घमंड में भूला हुआ है, आरजू विनती न सुनेगा, भाग क्यों न चले। भागना कायरता है तो फिर यही मरो। बंदा तो 9 2 11 होता है, और जो दौड़ाए तो फिर कोई उपाय सोचो जल्द। उपाय यही है कि उस पर दोनों जने एक साथ चोट करें। मैं आगे से रगड़ता हूं, तुम पीछे से रगेदो। दोहरी मार पड़ेगे तो भाग खड़ा होगा। मेरी ओर झपटे तो तुम बगल से उसके पेट में सिंग घुसेड़ देना। जान जोखिम है पर दूसरा उपाय नहीं है। दोनों मित्र जान हथेलियों पर लेकर लपके। सांड को भी संगठित शत्रुओं से लड़ने का तजर्बा न था। वह तो एक शत्रु से मल युद्ध करने का आदी था। ज्यों ही हीरा पर झपटा, मोती ने पीछे से दौड़ाया। सांड उसकी तरफ मुड़ा तो हीरा ने रगेदा। सांड चाहता था कि एक एक करके दोनों को गिरा ले, पर ये दोनों भी उस्ताद थे, उसे वह अवसर न देते थे। एक बार सांड झल्लाकर हीरा का अंत कर देने के लिए चला कि मोती ने बगल से आकर पेट में सिंग भोंक दिया। सांड क्रोध में आकर पीछे फिरा तो हीरा ने दूसरे पहलू में सिंग चुभा दिया। आखिर बेचारा जख्मी होकर भागा और दोनों मित्रों ने दूर तक उसका पीछा किया, यहां तक कि सांड बेदम होकर गिर पड़ा। तब दोनों ने उसे छोड़ दिया। दोनों मित्र विजय के नशे में झूमते चले जाते थे। मोती ने अपनी सांकेतिक भाषा में कहा, मेरा जी तो चाहता था कि बच्चा को मार ही डालूं। हीरा ने तिरस्कार किया, गिरे हुए बैरी पर सिंग न चलाना चाहिए, यह सब ढोंग है। बैरी को ऐसा मारना चाहिए कि फिर न उठे। अब घर कैसे पहुंचेंगे वह सोचो, पहले कुछ खा लें तो सोचें। सामने मटर का खेत था ही। मोती उसमें घुस गया। हीरा मना करता रहा पर उसने एक न सुनी। अभी 2 ही 4 ग्रास खाए थे कि 2 आदमी लाठियां लिए दौड़े पड़े और दोनों मित्रों को घेर लिया। हीरा तो मेड़ पर था, निकल गया। मोती सींचे हुए खेत में था, उसके खुर कीचड़ में धंसने लगे, न भाग सका, पकड़ लिया। हीरा ने देखा संगी संकट में है तो लौट पड़ा, फंसेंगे तो दोनों फंसेंगे। रखवालों ने उसे भी पकड़ लिया। प्रातःकाल दोनों मित्र काजी हाउस में बंद कर दिए गए। दोनों मित्रों को जीवन में पहली बार ऐसा साबिका पड़ा कि सारा दिन बीत गया और खाने को एक तिनका भी न मिला। समझ ही में न आता था यह कैसा स्वामी है। इससे तो गया फिर भी अच्छा था। यहाँ कई भैंसे थे, कई बकरियां, कई घोड़े, कई गधे, पर किसी के सामने चारा न था। सब जमीन पर मुर्दों की तरह पड़े थे। कई तो इतने कमजोर हो गए थे कि खड़े भी न हो सकते थे। सारा दिन दोनों मित्र फाटक की ओर टकटकी लगाए ताकते रहे, पर कोई चारा लेकर आता न दिखाई दिया। तब दोनों ने दीवार की नमकीन मिट्टी चाटनी शुरू की, पर इससे क्या तृप्ति होती। रात को भी जब कुछ भोजन न मिला तो हीरा के दिल में विद्रोह की ज्वाला दहक उठी। मोती से बोला, अब तो नहीं रहा जाता मोती। मोती ने सिर लटकाए हुए जवाब दिया, मुझे तो मालूम होता है प्राण निकल रहे हैं। इतनी जल्द हिम्मत ना हारो भाई,
यहां से भागने का कोई उपाय निकालना चाहिए। आओ दीवार तोड़ डालें, मुझसे तब कुछ नहीं होगा। बस इसी बूते पर अकड़ते थे, सारी अकड़ निकल गई। बाड़े की दीवार कच्ची थी, हीरा मजबूत तो था ही। अपने नुकीले सिंग दीवार में गड़ा दिए और जोर मारा तो मिट्टी का एक चिप्पड़ निकल आया। फिर तो उसका साहस बढ़ा। इसने दौड़ दौड़ कर दीवार पर चोटें की और हर चोट में थोड़ी थोड़ी मिट्टी गिराने लगा। उसी समय काजी हौस का चौकीदार लालटेन लेकर जानवरों की हाजिरी लेने आ निकला। हीरा का उजड़पन देखकर उसने उसे कई डंडे रसीद किए और मोटी सी रस्सी से बांध दिया। मोती ने पड़े पड़े कहा, आखिर मार खाई, क्या मिला? अपने बूते भर जोर तो मार दिया। ऐसा जोर मारना किस काम का कि और बंधन में पड़ गए? जोर तो मारता ही जाऊंगा, चाहे कितने ही बंधन पड़ते जाएं। जान से हाथ धोना पड़ेगा, कुछ परवाह नहीं, यूं भी तो मरना ही है। सोचो दीवार खुद जाती तो कितनी जानें बच जाती। इतने भाई यहां बंद हैं, किसी की देह में जान नहीं है। 2-4 दिन और यही हाल रहा तो सब मर जाएंगे। हाँ यह बात तो है। अच्छा तो ला, फिर मैं भी जोर लगाता हूं। मोती ने भी दीवार में उसी जगह सिंग मारा, थोड़ी सी मिट्टी गिरी और फिर हिम्मत बढ़े। फिर तो वह दीवार में सिंग लगाकर इस तरह जोर लगाने लगा मानो किसी प्रतिद्वंदी से लड़ रहा है। आखिर कोई 2 घंटे की जोर आजमाई के बाद दीवार ऊपर से लगभग 1 हाथ गिर गई। उसने दूनी शक्ति से दूसरा धक्का मारा तो आधी दीवार गिर पड़ी। दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे। तीनों घोड़ियां सरपट भाग निकले, फिर बकरियां निकले, इसके बाद भैंसें भी खिसक गईं, पर गधे अभी तक ज्यों के त्यों खड़े थे। हीरा ने पूछा, तुम दोनों क्यों नहीं भाग जाते? एक गधे ने कहा, जो कहीं फिर पकड़ लिए जाएं तो क्या हर्ज है, अभी तो भागने का अवसर है। हमें तो डर लगता है हम यहीं पड़े रहेंगे। आधी रात से ऊपर जा चुकी थी। दोनों गधे अभी तक खड़े सोच रहे थे कि भागें या न भागें, और मोती अपने मित्र की रस्सी तोड़ने में लगा हुआ था। जब वो हार गया तो हीरा ने कहा, तुम जाओ, मुझे यहीं पड़ा रहने दो, शायद कहीं भीड़ हो जाए। मोती ने आंखों में आंसू लाकर कहा, तुम मुझे इतना स्वार्थी समझते हो हीरा? हम और तुम इतने दिनों एक साथ रहे हैं, आज तुम विपत्ति में पड़ गए तो मैं तुम्हें छोड़कर अलग हो जाऊं? हीरा ने कहा, बहुत मार पड़ेगी, लोग समझ जाएंगे यह तुम्हारी शरारत है। मोती गर्व से बोला, जिस अपराध के लिए तुम्हारे गले में बंधन पड़ा उसके लिए अगर मुझ पर मार पड़े तो क्या चिंता। इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। यह कहते हुए मोती ने दोनों गधों को सिंगों से मार मार कर बाड़े के बाहर निकाला और तब अपने बंधु के पास आकर सो रहा। भोर होते मुंशी और चौकीदार तथा अन्य कर्मचारियों में कैसी खलबली मची, इसके लिखने की जरूरत नहीं। बस इतना ही काफी है कि मोती की खूब मरम्मत हुई और उसे भी मोटी रस्सी से बांध दिया गया। 1 सप्ताह तक दोनों मित्र वहां बंधे पड़े रहे। किसी ने चारे का एक तृण भी न डाला। हाँ, एक बार पानी दिखा दिया जाता था, यही उनका आधार था। दोनों इतने दुर्बल हो गए थे कि उठा तक न जाता था, ठठरियां निकल आई थीं। एक दिन बाड़े के सामने डुग्गी बजने लगी और दोपहर होते होते वहां 50-60 आदमी जमा हो गए। जब दोनों मित्र निकाले गए और उनकी देखभाल होने लगी, लोग आकर उनकी सूरत देखते और मन फीका करके चले जाते। ऐसे मृतक बैलों का कौन खरीदार होता? सहसा एक दड़ियल आदमी जिसकी आंखें लाल थीं और मुद्रा अत्यंत कठोर आया और दोनों मित्रों के कुल्हों में उंगली गोदकर मुंशी से बातें करने लगा। उसका चेहरा देखकर अंतर्ज्ञान से दोनों मित्रों के दिल कांप उठे। वह कौन है और उन्हें क्यों टटोल रहा है, इस विषय में उन्हें कोई संदेह न हुआ। दोनों ने एक दूसरे को भीत नेत्रों से देखा और सिर झुका लिया। हीरा ने कहा, गया के घर से नाहक भागे, अब जान न बचेगी। मोती ने अश्रद्धा के भाव से उत्तर दिया, कहते हैं भगवान सबके ऊपर दया करते हैं, उन्हें हमारे ऊपर क्यों दया नहीं आती? भगवान के लिए हमारा मरना जीना दोनों बराबर है।
चलो अच्छा ही है, कुछ दिन उसके पास तो रहेंगे। एक बार भगवान ने उस लड़की के रूप में हमें बचाया था, क्या अब ना बचाएंगे? या आदमी छुरी चलाएगा, देख लेना, तो क्या चिंता है? मांस, खाल, सिंग, हड्डी सब किसी न किसी काम आ जाएंगे। नीलाम हो जाने के बाद दोनों मित्र उस दड़ियल के साथ चले। दोनों की बोटी बोटी कांप रही थी। बेचारे पांव तक न उठा सकते थे, पर भय के मारे गिरते पड़ते भागे जाते थे, क्योंकि वह जरा भी चाल धीमी हो जाने पर जोर से डंडा जमा देता था। राह में गाय बैलों का एक रेवड़ हरे हरे हार में चरता नजर आया। सभी जानवर प्रसन्न थे, चिकने चपल, कोई उछलता था, कोई आनंद से बैठा पागुर करता था। कितना सुखी जीवन था इनका, पर इतने स्वार्थी हैं सब। किसी को चिंता नहीं कि उनके दो भाई बदी के हाथ पड़े कैसे दुखी हैं। सहसा दोनों को ऐसा मालूम हुआ कि यह परिचित राह है। हाँ, इसी रास्ते से गया उन्हें ले गया था। वही खेत, वही बाग, वही गांव मिलने लगे। प्रति क्षण उनकी चाल तेज होने लगी। सारी थकान, सारी दुर्बलता गायब हो गए। आह, यह लो, अपना ही हार आ गया। इसी कुएं पर हम पूर चलाने आया करते थे, यही कुआं है। मोती ने कहा, हमारा घर नगीच आ गया। हीरा बोला, भगवान की दया है, मैं तो अब घर भागता हूं। यह जाने देगा? इसे मैं मार गिराता हूं। नहीं नहीं, दौड़कर थान पर चलो, वहां से हम आगे न जाएंगे। दोनों उन्मत्त होकर बछड़ों की भांति कुलेले करते हुए घर की ओर दौड़े। वह हमारा थान है। दोनों दौड़कर अपने थान पर आए और खड़े हो गए। दड़ियल भी पीछे पीछे दौड़ा चला आता था। झूरी द्वार पर बैठा धूप खा रहा था। बैलों को देखते ही दौड़ा और उन्हें बारी बारी से गले लगाने लगा। मित्रों की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। एक झूरी का हाथ चाट रहा था। दड़ियल ने जाकर बैलों की रस्सियां पकड़ ली। झूरी ने कहा, मेरे बैल हैं। तुम्हारे बैल कैसे? मैं मवेशी खाने से नीलाम लिए आता हूं। मैं तो समझाऊं चुराए लिए आते हो, चुपके से चले जाओ। मेरे बैल हैं, मैं बेचूंगा तो बिकेंगे। किसी को मेरे बैल नीलाम करने का क्या अख्तियार है? जाकर थाने में रपट कर दूंगा। मेरे बैल हैं, इसका सबूत यह है कि मेरे द्वार पर खड़े हैं। दड़ियल झल्लाकर बैलों को जबरदस्ती पकड़ ले जाने के लिए बढ़ा। उसी वक्त मोती ने सिंग चलाया। दड़ियल पीछे हटा। मोती ने पीछा किया। दड़ियल भागा। मोती पीछे दौड़ा। गांव के बाहर निकल जाने पर वह रुका, पर खड़ा दड़ियल का रास्ता देख रहा था। दड़ियल दूर खड़ा धमकियां दे रहा था, गालियां निकाल रहा था, पत्थर फेंक रहा था, और मोती विजय शूर की भांति उसका रास्ता रोके खड़ा था। गांव के लोग यह तमाशा देखते थे और हंसते थे। जब दड़ियल हार कर चला गया तो मोती अकड़ता हुआ लौटा। हीरा ने कहा, मैं डर रहा था कि कहीं तुम गुस्से में आकर मार न बैठो। अगर वह मुझे पकड़ता तो मैं बेमारे न छोड़ता। अब ना आएगा। आएगा तो दूर ही से खबर लूंगा, देखूं कैसे ले जाता है। जो गोली मरवा दे, मर जाऊंगा, पर उसके काम तो ना आऊंगा। हमारी जान को कोई जान ही नहीं समझता, इसीलिए कि हम इतने सीधे हैं। जरा देर में नादों में खली, भूसा, चोकर और दाना भर दिया गया और दोनों मित्र खाने लगे। झूरी खड़ा दोनों को सहला रहा था और 20 लड़के तमाशा देख रहे थे। सारे गांव में उत्साह सा मालूम होता था। उसी समय मालकिन ने आकर दोनों के माथे चूम लिए। तो हमने देखा, मुंशी प्रेमचंद ने 2 बैलों की कथा में हमें बताया कि बैल इंसान नहीं है, जानवर है, लेकिन कुछ समझबूझ उनमें भी होती है, कुछ आत्मीयता उनमें भी होती है। झूरी के साथ उनकी भी आत्मीयता थी, एक आत्मीय लगाव हो गई थी झूरी के साथ, झूरी के परिवार के साथ। वो उसको बेगाना न समझते थे और वहां से वो कहीं भी जाने के लिए तैयार नहीं थे। गया ले गया तब भी वहां जाकर संतुष्ट नहीं थे, और कोई और ले जा रहा था तब भी संतुष्ट नहीं थे। यानी कि उनको जब भी रहना था, मरना था, तो झूरी के पास, झूरी के दरवाजे पर ही, झूरी के द्वार पर ही।
एक जगह और आत्मीयता उनके देखने की मिली, जब गया के घर एक छोटी बच्ची उनको एक एक रोटी खिला देती थी अपने हिस्से का। उनको उस छोटी बच्ची से भी आत्मीय लगाव हो गया और छोटी बच्ची के प्रति भी वो सहानुभूति पूर्वक सोचने लगे थे उसके बारे में कि अगर वो कुछ ऐसा वैसा करते हैं तो कहीं ऐसा ना हो उसकी वजह से उस छोटी बच्ची को सजा मिल जाए। वहां भी आत्मीयता देखने के लिए मिलती है। एक जगह और आत्मीयता देखने के लिए मिलती है कि जब ये खेत में होते हैं और एक सांड आ जाता है, तब कैसे दोनों मिल करके उस सांड का सामना करते हैं और एक दूसरे साथी को बचाने की कोशिश करते हैं। एक जगह और वो आत्मीयता देखने के लिए मिलती है जब वो एक खेत में एक साथी मटर चरने लगता है, दूसरा साथी बाहर से उसको समझाने की कोशिश करता है, लेकिन पहला साथी नहीं समझता है, वो मटर चरने लगता है और अभी 2-4 गाली मटर चरे थे कि 2 रखवाले आ गए लाठियां लेकर के और उसको पकड़ लिए। वो कीचड़ में फंस गया, जबकि बाहर वाला साथी बैल जो था वो भागने में सफल रहा। लेकिन फिर भी उसने देखा कि जब उसका दूसरा साथी पकड़ लिया गया है तो वो वापस लौट करके आया कि जब मेरा साथी पकड़ा गया तो मैं भी पकड़ा जाऊंगा, जीऊंगा तो साथ, मरूंगा तो साथ। इतने साल हम साथ साथ रहे, हम कैसे अलग हो जाएं, कैसे एक दूसरे को फंसता हुआ छोड़ करके हम चले जाएं। वह आत्मीयता देखने के लिए मिलती है। इसके आगे एक जगह और आत्मीयता देखने के लिए मिलती है जब ये दोनों कैद होते हैं। वो जो 2 आदमी पकड़े थे खेत में इनको मटर चलने के जुर्म में, वो ला करके वहाँ बेच देते हैं, वहाँ जमा कर देते हैं। और जब ये वहाँ रहने लगते हैं, एक दीवार तोड़ने की कोशिश करता है और इतने में रखवाले को पता चल जाता है। रखवाला आता है तो फिर उसको पीटता है, मोटी रस्सी में बांध देता है। फिर जो दूसरा खाली रहता है वह जोर लगाता है, वो दीवार को तोड़ता है। दीवार तोड़ने के बाद वो अपने सभी जानवरों को भगा देता है। यह एक आत्मीयता की पहचान थी। उसको दर्द महसूस था कि सारे यहाँ पर कैद हैं, यानी कि सारे दुखी हैं, इनको आज़ाद करना जरूरी है, तो वो सबको आज़ाद कर देता है। यहाँ तक कि 2 गधे हैं वो वहाँ से भागना नहीं चाहते, उनको डर लगता है कि फिर पकड़े जाएंगे तो क्या होगा, फिर भी सिंग मार मार करके उनको भी आज़ाद कर देता है, निकाल देता है, लेकिन खुद नहीं भागता। उसका जो मोटी रस्सी में बंधा हुआ साथी है वो कहता है कि भाई तुम चले जाओ, ये रस्सी नहीं टूटने वाली है, मुझे यहीं रहने दो, तुम चले जाओ, फिर कभी कहीं मुलाकात होगी। तो वो साथी कहता है कि नहीं, इतने साल साथ रहे हैं तो जिएंगे साथ, मरेंगे साथ, जो झेलेंगे वो साथ साथ झेलेंगे। वो भी नहीं जाता है और फिर रखवाले आते हैं, वो पकड़ा जाता है, उसको भी मोटी रस्सी में बांध दिया जाता है। फिर जब कसाई से उनको बेच दिया जाता है, नीलाम कर दिया जाता है, तो कसाई के साथ भी दोनों साथ साथ जाते हैं और जब अपने घर पहुंचते हैं तो साथ साथ ही कसाई से अलग हो जाते हैं और कसाई से भिड़ जाते हैं और एक बार फिर झूरी के साथ हो लेते हैं। तो इन बैलों के पास भी अनबोलता जानवर जो बोल नहीं सकते, जो अपनी भाषा में कुछ हमारी तरह अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर सकते, उनके अंदर भी आत्मीयता देखने के लिए मिलती है। तो झूरी के पास भी आत्मीयता देखने के लिए मिलती है। वो बार बार अपने बैलों को सहलाता है, उनको प्रेम करता है, वो भी अपने बैलों से दूर होना नहीं चाहता। इस बार भी जब बैल आए हैं तो उनको वो सहला रहा है, उनको गले लगा रहा है। इसमें एक चीज़ और देखने के लिए मिलती है कि जो मालकिन एक बार भला भूला इन बैलों को कह रही थी और उनको सजा दी थी कि सूखा ही खाने के लिए मिलेगा, साथ में कोई चिकनाई नहीं मिलेगी, आज उस मालकिन को भी एहसास हो गया था कि बैल बैल नहीं, ये महादेव हैं, और वह भी आकर के इन बैलों के माथे को चूम लेती है। गांव के सारे लोग एक बार और तमाशा देखे थे, इस बार और तमाशा देखे और पूरे गांव में इस बात को लेकर के खुशी की लहर छा गई थी। तो 2 बैलों की कथा में मुंशी प्रेमचंद ने समाज के कई सारे पहलुओं को उजागर किया है। एक वो पहलू को उजागर किया है जहां लोग जानवरों को जानवर ही समझते हैं और उनके साथ जुल्म ढाते हुए उनसे काम लेना चाहते हैं, जैसा कि गया ने किया। मुंशी प्रेमचंद ने समाज को, उन लोगों को भी इसमें उजागर किया, उनको पर भी फोकस किया, उनको भी सबके सामने ला करके खड़ा कर दिया। कैसे भी लोग होते हैं कि जो इन जानवरों को
बिल्कुल भी कुछ नहीं समझते। तभी तो जहाँ इतने सारे जानवर कैद थे वहाँ एक बार बस पानी दिखा दिया जाता था और खाने के लिए घास का एक तिनका तक नहीं दिया जाता था। इतना सारा जुल्म। तो समाज के उस वर्ग को भी दिखाया जो वर्ग इन जानवरों को मारता है और इनके मांस को बेचता है। कसाईयों को दिखाया और कसाई वाला भी दिखाया, और वहीं समाज के उस तबके को भी दिखाया, एक बच्ची के रूप में और एक झुरी के रूप में, और अंत में झुरी की पत्नी के रूप में भी, कि उनको जानवरों से भी एक आत्मीय लगाव है और उनकी अच्छी देखभाल करते। सिर्फ काम ही नहीं लेते बल्कि उनकी अच्छी देखभाल करते, उनके सुख दुख के साथी हो जाते हैं। तो जानवर होते हुए भी उनमें आत्मीयता है, पर इंसान पूरे ब्रह्मांड का सबसे होशियार, सबसे समझदार जीव होने के बावजूद भी वो कई तरह की गलत भावनाएं रखता है, और उसमें ज़्यादातर लोग गलत भावना वाले ही होते हैं, दूसरों के साथ जातियां करने वाले ही होते हैं, स्वार्थी होते हैं, अपने स्वार्थ के लिए दूसरे का बुरा चाहते हैं। तो ऐसा इसमें मुंशी प्रेमचंद ने दिखाया। शुरू में ही बताता, मुंशी प्रेमचंद समाज के एक तरीके से आईना थे, ऐनक थे। समाज में जो भी देखते थे उसी को अपने कहानी और उपन्यास, निबंध वगैरह के माध्यम से दूसरों के सामने पेश करते थे, समाज के सामने पेश करते। लो समाज, देखो तुम्हारा रूप कैसा है। जैसा कि एक ऐनक दिखाता है हमको कि देखो तुम्हारी शक्ल कैसी है, तुम्हारा रूप कैसा है, वैसे ही अपने इतने सारे साहित्यिक रचनाओं के जरिए मुंशी प्रेमचंद समाज को ही आईना दिखाते हैं कि देखो समाज तुम कैसे हो। तो यहां पर दो बैलों की कथा समाप्त होती है। अगले क्लास में हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे।